सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स टू एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के, कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? एक है यूनिफॉर्म रेफरेंस या फिर रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड जिसको बुलाया जाता है यूआरपी मेथड। इसको यूज किया जाता था पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए बाय द एनएसएसओ अंटिल 1993-94 तक एनएसएसओ यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड को यूज करता था पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए। अच्छा, इसमें एक टर्म है रिकॉल पीरियड। बेसिकली ये जो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है इसमें 30 दिन का रिकॉल पीरियड होता था और यही इंपॉर्टेंट है। 30 दिन का रिकॉल पीरियड होता था। इसका मतलब क्या है कि हाउस होल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है सभी आइटम्स के ऊपर, उसको कलेक्ट किया जाता था ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 दिन तक हाउस होल्ड्स का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है सभी आइटम्स के ऊपर, उसको कलेक्ट किया जाता था और इस डेटा के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता था। 30 डेज का रिकॉल पीरियड मतलब 30 डेज तक हाउस होल्ड्स के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेटा को कलेक्ट किया जाता था फॉर ऑल द आइटम्स, और उस डेटा के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता था इस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड के अंडर। अच्छा, 30 डेज बेहद शॉर्ट टाइम पीरियड है। 30 दिन में हो सकता है कोई आदमी नहीं गया हो 10 दिन काम पे, हो सकता है कोई आदमी 30 दिन में सिर्फ गया हो 25 दिन काम पे, 5 दिन ना गया हो। तो 30 दिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड के थ्रू जो पॉवर्टी का एस्टिमेट आता था वो बेहद ज़्यादा आता था। बिकॉज 30 दिन में हो ही सकता है ना, कोई आदमी रोज़ मजदूरी करता है, वो रोज़ लेबरर के तौर पे काम करता है, लेकिन 30 के 30 दिन उसको काम ना मिला हो, और क्योंकि उसको 30 के 30 दिन काम नहीं मिला है तो हो सकता है उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कि जनवरी के महीने में ये डेटा कलेक्ट किया गया, बाकी पूरे 11 महीने उस आदमी के पास में काम रहा, लेकिन उस जनवरी के महीने में कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि उसके पास में उतना काम नहीं रहा। अब 1 महीने में उसके पास काम नहीं रहा है, उसकी वजह से क्या दिक्कत हो गई? उसकी वजह से दिक्कत ये हो गई कि हमारा जो पॉवर्टी का एस्टिमेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड का एक फ्लॉ क्या था कि इसमें जो रिकॉल पीरियड था वो सिर्फ 30 दिन का था। फिर दूसरा मेथड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, एमआरपी। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को एनएसएसओ ने यूज करना शुरू किया 1999-2000 के बाद से। 1999-2000 से पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए एनएसएसओ ने कौन सा मेथड यूज करना शुरू किया? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और ये जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसमें आइटम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। देखो, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में सभी आइटम्स के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के डेटा को यूज किया जा रहा था, लेकिन ये जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसमें आइटम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक में 5 नॉन फूड आइटम्स को लिया गया, और ये जो 5 नॉन फूड आइटम्स थे ये कौन कौन से थे? क्लोथिंग, फुटवियर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस। और ये जो 5 नॉन फूड आइटम्स हैं इनके लिए 365 डेज का रिकॉल पीरियड था, मतलब 1 साल तक के लिए इनका डेटा कलेक्ट किया जाता था। और दूसरी कैटेगरी में रिमेनिंग आइटम्स, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि फूड आइटम्स थे, और ये जो रिमेनिंग आइटम्स थे इनके लिए जो रिकॉल पीरियड था वो कितना था? 30 दिन का था। देखो, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड में क्या हो रहा है? सभी आइटम्स के लिए कंजम्पशन के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और 30 दिन का रिकॉल पीरियड है। 30 दिन के लिए कंजम्पशन का जो डेटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जा रहा है। ये जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसमें क्या किया जा रहा है कि आइटम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी थी नॉन फूड आइटम्स की, जिसमें 5 नॉन फूड आइटम्स को कंसिडर किया गया। कौन कौन से? क्लोथिंग, फुटवियर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस। और ये जो नॉन फूड आइटम्स हैं इनके लिए रिकॉल पीरियड कितना रखा गया? 365 डेज। और बाकी के जो रिमेनिंग आइटम्स हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना रखा गया? 30 डेज। और इन दोनों के बेसिस पर जो डेटा आता था उस डेटा को यूज करके पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता था इस मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में। आज की डेट में इसी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज किया जाता है हमारे कंट्री में पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए,
यूआरपी को एमआरपी ने रिप्लेस किया, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड मेथड को मिक्स्ड रिकॉल पीरियड ने रिप्लेस किया और आज की डेट में मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को ही यूज किया जाता है। तीसरा मेथड जो कि लेटेस्ट मेथड है वो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MMRP, मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और ये बेहद रीसेंट मेथड है और बेटर मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, जो नॉन फूड आइटम्स हैं, नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड 365 डेज का, सेम वही एमआरपी मेथड में जो है वही यहाँ पे एमएमआरपी में भी क्या है, नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 365 डेज। लेकिन जो पेरिशेबल और कॉस्टलियर फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड को घटा के कितना कर दिया गया है, 7 डेज। जैसे एग्स हैं, एडिबल ऑयल है, फिश है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, ऐसे जितने भी पेरिशेबल और कॉस्टलियर फूड आइटम्स हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 7 दिन का रखा गया है। देखो इसमें क्या किया गया है, नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड 365 डेज, सेम एज एमआरपी मेथड। लेकिन जो पेरिशेबल एंड कॉस्टलियर फूड आइटम्स हैं, जैसे एग्स हैं, जैसे एडिबल ऑयल है, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, ऐसी चीज़ें जो कि 5-6 दिन में ख़राब हो सकती हैं, हो जाती हैं, ऐसी पेरिशेबल और कॉस्टलियर फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड रखा गया 7 दिन का। कितने दिन का, 7 दिन का। और बचे कुचे जितने भी अदर फूड आइटम्स हैं और मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड रखा गया 30 डेज का। कितना रखा गया, 30 डेज का। और ये जो मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसको यूज किया गया पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए 2009-10 में और 2010-11 में। लेकिन करंटली कौन सा मेथड यूज किया जाता है, करंटली ये एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज किया जाता है। बेटर कौन सा है, बेटर है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, लेकिन अभी तक इसको यूज नहीं किया जाता है। 2 बार यूज किया गया, 2009-10 में और 2010-11-12 में। वर्ल्ड बैंक ने 2015 में ये सजेस्ट किया कि हमें मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को ही यूज करना चाहिए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। देखो बहुत सिंपल, पहला मेथड कौन सा है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ये जो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड है इसमें 30 दिन का रिकॉल पीरियड होता है। कितने दिन का रिकॉल पीरियड होता है, 30 दिन का रिकॉल पीरियड होता है। जितना भी कंजम्पशन डेटा है सभी आइटम्स का उसके लिए 30 डेज का रिकॉल पीरियड होता है। दूसरा मेथड कौन सा है, एमआरपी मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। और ये जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसमें नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड कितना होता है, 365 डेज का। कितना होता है, 365 डेज का। और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना होता है, 30 दिन का। कितने का होता है, 30 दिन का। जो रीसेंट मेथड है वो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, एमएमआरपी। और एमएमआरपी में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया चीज़ों को। एक तो जो नॉन फूड आइटम्स हैं उनके लिए तो रिकॉल पीरियड कितना है, 365 डेज। कितना है, 365 डेज। लेकिन जो पेरिशेबल और कॉस्टलियर फूड आइटम्स हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 7 डेज का है। कितना है, 7 डेज का है। और जो अदर फूड आइटम्स हैं और जो मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 30 डेज का रिकॉल पीरियड है। अपने नोट्स में ऐसे ही शॉर्ट में लिखो और चीज़ों को दिमाग में बिठाओ। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि हमें मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन अभी भी हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को ही यूज़ करते हैं। एक चीज़ नोट में दे रखी है कि अगर हम यूआरपी के थ्रू, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड के थ्रू पॉवर्टी लाइन को, पॉवर्टी को एस्टिमेट करें तो पॉवर्टी का जो एस्टिमेट है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आएगा, बिकॉज रिकॉल पीरियड सिर्फ 30 दिन का है। अगर हम एमआरपी को, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज़ करें तो जो पॉवर्टी का एस्टिमेट है वो यूआरपी के कंपैरिजन में तो कम आएगा, लेकिन एमएमआरपी के कंपैरिजन में ज़्यादा आएगा। बट अगर हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज़ करें तो जो पॉवर्टी का एस्टिमेट है वो यूआरपी और एमएमआरपी दोनों के ही कंपैरिजन में कम आएगा। ये क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ पे रिकॉल पीरियड यहाँ पे 30 दिन का है तो फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखने को मिलेंगी बिकॉज रिकॉल पीरियड बहुत छोटा है। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में कंपैरेटिवली कम फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी बिकॉज रिकॉल पीरियड नॉन फूड आइटम्स के लिए कितना है, 365 डेज, और फूड आइटम्स के लिए कितना है, 30 डेज। लेकिन ये जो मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसमें फ्लक्चुएशंस ना के बराबर देखने को मिलेंगी। क्यों, क्योंकि नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 365 डेज है। जो ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि पेरिशेबल हैं, जो कि जल्दी खराब हो सकते हैं, जो कि कॉस्टलियर हैं, उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, सिर्फ 7 दिन का है। और जो अदर फूड आइटम्स हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 30 डेज का है।
ये 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड किया जाता था 1993-94 तक। NSSO इसी के बेसिस पे, इसी मेथड को यूज करके पॉवर्टी को एस्टिमेट करता था। इसमें रिकॉल पीरियड होता है 30 दिन का। दूसरा मेथड जो कि करंटली यूज किया जाता है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। ये जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है, इसमें नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड कितना है 365 डेज, और रिमेनिंग आइटम्स या ये कहें कि फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड कितना है 30 डेज। और ये जो मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है इसको करंटली यूज किया जाता है। और तीसरा जो कि रीसेंट मेथड है और बेटर मेथड है वो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड MMRP। इसमें नॉन फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड है 365 डेज। फूड आइटम्स जो कि पेरिशेबल हैं और कॉस्टलियर हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड है 7 डेज, और अदर फूड आइटम्स और मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रिकॉल पीरियड है 30 डेज। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि हमें मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को यूज करना चाहिए, लेकिन हम कौन सा यूज करते हैं? मिक्स्ड रिकॉल पीरियड को हम यूज करते हैं। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। NSSO के एस्टिमेट से कहते हैं कि हमें कंज्यूमर बेस्ड एक्सपेंडिचर के मेथड को यूज करना चाहिए रादर देन इनकम बेस्ड मेथड को फॉर द पॉवर्टी लाइन। मतलब कंज्यूमर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको हमें अकाउंट में लेना चाहिए, इनकम को हमें अकाउंट में नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? इनकम इर्रेगुलर होती है गरीब हाउस होल्ड्स की। भाई किसी दिन काम मिल गया तो हो सकता है दिन की दिहाड़ी मिल जाए 500 रुपये, किसी दिन काम नहीं मिला हो सकता है 1 भी रुपया नहीं मिले, फिर किसी दिन किसी अच्छी जगह पे काम मिल गया हो सकता है 700 रुपये मिल जाए। तो इनकम इर्रेगुलर होती है इन लोगों की, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। भाई कोई भी हाउस होल्ड है कितना भी गरीब है खाना तो खाएगा ही, जो डेली यूजुअली खाता होगा रोटी सब्जी वो तो खाएगा ही। तो कंजम्पशन के जो पैटर्न्स हैं वो रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं, वो कंपैरेटिवली स्टेबल रहते हैं। इनकम जो है वो इर्रेगुलर है, वो उतना स्टेबल नहीं रहती है, खासकर गरीब हाउस होल्ड्स में। तो NSSO ये कहता है कि हमें कंज्यूमर बेस्ड एक्सपेंडिचर को यूज करना चाहिए रादर देन इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन को। और बहुत सिंपल सी चीज है, ये बातचीत हो गई एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। देखो हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? वो कंडीशन जहां पे एक इंसान बेसिक ह्यूमन नीड की जो चीजें हैं उनको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जैसे क्लोथिंग है, जैसे फूड है, जैसे सैनिटेशन है, जैसे शेल्टर है, उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो अपन क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाली स्टेट में है। ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इसको मेजर किया जाता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ये भी अपन ने पढ़ा था। फिर हमने बात की थी कि मेजर्स टू एस्टिमेट एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है, और उसमें अपन ने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, फिर हमने बात की थी हेड काउंट रेशियो क्या होता है। हेड काउंट रेशियो क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको बोल देते हैं हेड काउंट रेशियो। फिर हमने पढ़ा था पॉवर्टी गैप रेशियो क्या होता है। फिर हमने बात की थी स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स के बारे में, ये सारी बातचीत अपन ने की थी। आज के सेशन में हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में क्या पढ़ा कि मेथड्स क्या है इसको कैलकुलेट करने के। 1993-94 तक यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड को यूज किया जाता था। इसमें सभी आइटम्स के कंजम्पशन डेटा को यूज किया जाता था और रिकॉल पीरियड कितना होता था 30 डेज। होपफुली आपको समझ में आता होगा कि रिकॉल पीरियड क्या होता है, कई बार अपन ने एक्सप्लेन कर लिया है। फिर 1999-2000 के आसपास से मिक्स्ड रिकॉल पीरियड मेथड को यूज किया जाने लगा, और इसमें जो नॉन फूड आइटम्स हैं, 5 नॉन फूड आइटम्स कौन कौन से? क्लोथिंग, फुटवियर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस, इनके लिए रिकॉल पीरियड रखा गया 365 डेज, और रिमेनिंग आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड रखा गया 30 डेज। करंटली हमारे कंट्री में यही मेथड यूज किया जाता है। जो रीसेंट मेथड है, जो बेटर मेथड है, वो है मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड। इसमें नॉन फूड आइटम्स के लिए सेम वही 365 डेज का रिकॉल पीरियड है, लेकिन पेरिशेबल और कॉस्टली फूड आइटम्स के लिए रिकॉल पीरियड है 7 दिन का, और अदर फूड आइटम्स और मिसलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए रिकॉल पीरियड है 30 डेज का। ये बेसिक बातचीत जो कि आज अपन ने की। NSSO क्या कहता है कि हमें कंज्यूमर बेस्ड एक्सपेंडिचर के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को निकालना चाहिए, इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन को नहीं निकालना चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल है, इनकम लोगों की इरेगुलर होती है, खासकर गरीब हाउस होल्ड्स की, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न्स जो हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है ये अपने को समझ में आ गया। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, आप लाइक दबाते हो
तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है हमें समझ में आ गई। फिर एक पॉवर्टी होती है सिचुएशनल पॉवर्टी। सिचुएशनल पॉवर्टी क्या है? व्हेन समवन फॉल्स बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ सडन कॉजेज लाइक डेथ, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लाइक नेचुरल डिजास्टर। जैसे कोविड-19 आया, अब कोविड-19 की वजह से एकदम से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, बिकॉज इनकम के सोर्सेज बिल्कुल बंद हो गए। तो ये जो सडन कॉजेज की वजह से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जाते हैं उसको बुलाया जाता है सिचुएशनल पॉवर्टी। और ये जो सिचुएशनल पॉवर्टी है ये तब तक रहती है जब तक कि उस इंसान को कोई नया सोर्स ऑफ इनकम ना मिल जाए, जब तक कि उसको कोई नया सोर्स ऑफ एसेट ना मिल जाए। भाई आप नौकरी कर रहे थे, आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे और उससे एकदम से आपको निकाल दिया गया। अब 4-6 महीने तक आपके पास में कोई काम नहीं है और आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपको फिर से काम मिला और आपकी स्थिति बेहतर होने लगी। ये जो पॉवर्टी आपने फेस की इसको बोलते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। सडन कॉजेस की वजह से जब कोई इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन जाता है तो उसको बोलते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। तीसरी होती है जनरेशनल पॉवर्टी। ऐसी पॉवर्टी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स पॉवर्टी के अंडर ही रह रहे हैं उसको बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। एक फैमिली की 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स अगर कंटिन्यूसली पॉवर्टी में रह रहे हैं तो उसको बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। उसको बोलते हैं इंटर जनरेशनल पॉवर्टी, कि मतलब जनरेशन बाय जनरेशन पॉवर्टी परसिस्ट करती जा रही है, चलती जा रही है। ऐसी पॉवर्टी को बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी से रिलेटेड चीज़ें अपने को याद रखनी है। सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होती है? नाम से ही क्लियर है कि सडन कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से आप बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हो, तो उसको बोल देते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। और जनरेशनल पॉवर्टी ये भी नाम से ही क्लियर है। 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन्स तक जब पॉवर्टी रहती है, परसिस्ट करती है, तो उसको बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। अच्छा, एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कॉन्सेप्ट है ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये जो मल्टी डायमेंशनल है ये इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये कहा जाता है कि पॉवर्टी को सिर्फ इनकम के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। पॉवर्टी में आपको इनकम के साथ साथ पुअर हेल्थ को भी कंसिडर करना पड़ेगा, लैक ऑफ एजुकेशन को भी कंसिडर करना पड़ेगा, इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कंसिडर करना पड़ेगा। हो सकता है कि मान लेते हैं जैसे आपकी पॉवर्टी लाइन है 50 रुपये। ये जो आदमी 50 रुपये आपकी पॉवर्टी लाइन है, अगर कोई आदमी 51 रुपये कमा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, वो अबव पॉवर्टी लाइन है। लेकिन इस 51 रुपये में क्या उसको प्रॉपर हेल्थ की सर्विसेज मिल रही हैं? क्या उसको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है? क्या उसको एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल रहा है? इन सब चीज़ों को भी देखा जाए। इनकम के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सबको भी कंसिडर किया जाता है इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको डेवलप किया यूएनडीपी और ओपीएचआई ने। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलके इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को तैयार किया और इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में। कब किया गया? 2010 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 डायमेंशंस हैं और ये जो 3 डायमेंशंस हैं इनमें 10 इंडिकेटर्स के बारे में बात की जाती है। 3 डायमेंशंस कौन सी हैं? एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर्स की बात की जाती है। और ये 10 इंडिकेटर्स क्या हैं ये आप चाहो तो देख सकते हो। और ये जो 10 इंडिकेटर्स हैं इनको अलग अलग वेटेज दी जाती है। इन 10 इंडिकेटर्स जिनको कि 3 डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है, इनको स्टडी किया जाता है, इनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और अगर कोई इंसान एटलीस्ट 1/3 ऑफ द वेटेड इंडिकेटर्स पर डिप्राइव्ड है, मतलब अगर किसी इंसान को 33.33%
डेप्रीवेशन फेस करना पड़ रहा है इन इंडिकेटर्स के ऊपर, तो ये मान लिया जाता है कि वो जो इंसान है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पुअर है। मतलब ये जो 3 डायमेंशंस के 10 इंडिकेटर्स हैं, इन 10 इंडिकेटर्स को अपनी अलग अलग वेटेज दी गई है। ये जो वेटेज है ये दी गई है, इस सबसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की जाती है, और अगर कोई 33.33% से नीचे है इन इंडिकेटर्स में, तो ये मान लिया जाता है कि वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अकॉर्डिंग पुअर है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पुअर है। बहुत सिंपल, इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है कि एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सिर्फ इनकम के बारे में बात नहीं की जाती है, इनकम के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में भी बात की जाती है। इसको डेवलप किसने किया? यूएनडीपी और ओपीएचआई ने। सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2010 में। इसमें कितने डायमेंशंस की बात की जाती है? 3 डायमेंशंस की बात की जाती है, और इन 3 डायमेंशंस में कितने इंडिकेटर्स हैं? 10 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से 3 डायमेंशंस हैं? एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कट ऑफ क्या है? 33.33%। अगर किसी को 33.33% भी नहीं मिल रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये मान लिया जाता है कि वो इंसान मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग पुअर है। 2023 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट आई, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया को रैंक मिली 62nd अमंग्स 111 कंट्रीज। इंडिया में जो MPI स्कोर था वो था 0.069, और हमारे यहाँ पे हेड काउंट रेशियो, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी निकली? 16.4%। इस 2023 की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे HCR कितना था? 16.4% था। अच्छा, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको तो यूएनडीपी और ओपीएचआई मिलकर रिलीज करते हैं। एक हमारे यहाँ पे इन हाउस भी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया किसने? नीति आयोग ने रिलीज किया। किसने रिलीज किया? नीति आयोग ने रिलीज किया। और नीति आयोग ने डेटा यूज किया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। 4th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि आई थी 2015-16 में, उसके डेटा को यूज करके नीति आयोग ने रिलीज किया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को। और इस नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया में हेड काउंट रेशियो कितना था? 11.28% इन 2022-2023। 2022-23 में इंडिया में HCR हेड काउंट रेशियो कितना था? 11.28%। बहुत सिंपल सी बातचीत है। आज के सेशन में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मेथड्स तो याद रखने ही रखने इंपॉर्टेंट है। मेथड्स के अलावा सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होती है? ईजी है, समझ में आता है। जनरेशनल पॉवर्टी क्या होती है? ईजी है, समझ में आता है। फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी और ओपीएचआई। सबसे पहली बार कब रिलीज किया गया? 2010 में रिलीज किया गया। कौन से 3 डायमेंशंस हैं? एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये कहता है कि इनकम से ही काम नहीं चलेगा, इनकम के साथ साथ आप हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कंसीडर करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके यहाँ पे पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है। 2023 की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे कंट्री में हेड काउंट रेशियो कितना था? 16.4%। नीति आयोग ने रिलीज किया था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, उसके अकॉर्डिंग हेड काउंट रेशियो कितना था? 11.28% इन 2022-2023। और इसके बाद छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को ऑब्जर्व किया जाता है। कौन ऑब्जर्व करता है? यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है सिंस 1987। बहुत सिंपल, 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा एक IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया 2017 में। IBSA, I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और S फॉर साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट को साइन किया गया 2017 में। और इसका एम क्या है? इसका एम है टू फाइट पॉवर्टी इन अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी से लड़ने के लिए इस फंड को इस्टेब्लिश किया गया। इस फंड में हर एक कंट्री हर साल $1 मिलियन को कंट्रीब्यूट करती है, और इस फंड को यूज़ किया जाता है अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए। फंड को मैनेज कौन करता है? फंड को मैनेज करता है यूएनडीपी का स्पेशल यूनिट फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। कौन मैनेज करता है? यूएनडीपी का स्पेशल यूनिट फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। IBSA नाम से ही क्लियर है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बुलाया जाता है IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट, 2017 में साइन हुआ। और इस फंड के थ्रू अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है उससे लड़ा जाता है। हर एक कंट्री इसमें
सालाना 1 USD मिलियन कंट्रीब्यूट करती है। इस फंड को मैनेज करने का काम है UNDP स्पेशल यूनिट फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन का। एक चीज़ और याद रख सकते हो, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है, $2.15। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कितनी है, $2.15। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बेहद इजी सा सेशन था, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक पेज में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। ये जो 3 स्लाइड्स हैं इनको एक पेज में आप लिख सकते हो, बिकॉज इधर अगर देखोगे मेथड्स, तो मेथड्स में आपको लिखना ही बड़ा सिंपल है कि URP क्या है, 30 दिन का रिकॉल पीरियड। मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में क्या है कि भाई नॉन फूड आइटम्स के लिए 365 डेज का रिकॉल पीरियड है और अदर आइटम्स के लिए 30 दिन का रिकॉल पीरियड है। वैसे ही मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड में क्या है, 3 है। एक तो नॉन फूड आइटम्स हैं जिनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 365 डेज। फिर दूसरा पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं जिनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 7 डेज। और फिर तीसरा इसी में अदर फूड आइटम्स हैं उनके लिए रिकॉल पीरियड कितना है, 30 डेज। तो ये एक सेक्शन में लिख सकते हो, एक कोने में लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद सिचुएशनल पॉवर्टी क्या होती है, इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। सडन कॉज की वजह से अगर कोई इंसान पॉवर्टी लाइन से नीचे चला जाता है तो उसको बोलते हैं सिचुएशनल पॉवर्टी। ये सिचुएशनल पॉवर्टी तब तक रहती है जब तक सिचुएशन रहती है। जब किसी इंसान को कोई नया इनकम का सोर्स मिल जाएगा, एसेट मिल जाएगा, तो ये सिचुएशनल पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी। जनरेशनल पॉवर्टी, 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन से अगर पॉवर्टी परसिस्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं जनरेशनल पॉवर्टी। फिर हमने बात की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। कौन रिलीज करता है, UNDP और OPHI। सबसे पहली बार 2010 में 3 डायमेंशंस को कंसिडर किया जाता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर्स के बारे में बातचीत की जाती है, बहुत सिंपल सी बात है। फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किसने रिलीज़ किया, नीति आयोग ने रिलीज़ किया। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया जाता है। याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। IBSA ट्रस्ट फंड एग्रीमेंट 2017 में साइन हुआ इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉवर्टी से लड़ने के लिए। ये सिंपल सी बातचीत है, इसको एक पेज में लिखो, 2-4 बार रिवाइज करो, बाइंड अप करो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।